हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2016 का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए। आखिरी के 15 दिन बचे हुए हैं, तो उन आखिरी के 15 दिनों में आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि आरबीआई ने इस बार जो अपना असिस्टेंट का एग्ज़ाम ले रहा है तो उसमें पैटर्न आपका पिछले साल की तुलना में चेंज है। पिछले साल आपका एक एग्ज़ाम होता था और एक एग्ज़ाम होने के बाद आपका सीधे वो इंटरव्यू कराता था और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है कि इसने पैटर्न जैसे हमारा आईबीपीएस का है वैसा ही है इसका भी पैटर्न। पहले आपका प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, लेकिन यहाँ पे ये चूँकि असिस्टेंट का है, जैसे आईबीपीएस में क्लर्क का एग्ज़ाम होता है उसी लेवल का एग्ज़ाम है, लेकिन यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी रखा गया है। तो ये आपके 3 चरण होंगे सिलेक्शन पाने के लिए। और अगर सीटों की बात की जाए तो काफ़ी कम सीटें हैं, मेरे ख्याल से 610 के आसपास यहाँ पे इस बार सीटें हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कट ऑफ होगा और जो आपका सिलेक्शन के चांसेस होंगे थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। सिंपल सी बात बस इतनी है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम हैं और यहाँ पे जो पेपर आता है वो बहुत ज़्यादा टफ तो होता नहीं है, आपके क्लर्क के लेवल का ही होता है। तो इसलिए आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो आपको एग्ज़ाम में कैसा देखने को मिलेगा। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। रीजनिंग 35 मार्क्स की आएगी, 35 क्वेश्चंस होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 35 नंबर का होगा और 35 क्वेश्चंस, और इंग्लिश 30 नंबर की आएगी और 30 क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपके ये 100 नंबर के पेपर आने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस आएंगे और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसके लिए प्री जैसा हमारा होता है ठीक वैसा ही है। 3 सेक्शंस हैं, ये ध्यान आप रखिएगा। अब हम सेक्शन वाइज चलते हैं, एक एक टॉपिक को लेते हैं, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। पिछले साल की तुलना हम इस साल नहीं इससे कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ तो आपका फुल लेंथ पेपर था, 50-50 नंबर का पेपर था। तो उसमें आपका जीए भी आया था, कंप्यूटर अवेयरनेस भी आया था, सब कुछ आया था। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो हम देखते क्या है कि इन तीनों सेक्शंस में आपको कैसे आपको नंबर निकालने होंगे ताकि आप औरों से अच्छा कर पाएँ। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं जो बता भी दूं उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप इसे इम्प्लीमेंट ना करें। और जैसा आप सबको पता ही होगा कि अभी हमारे पीओ के मेंस के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए हुए हैं, क्लर्क के रिज़ल्ट आए हुए हैं, प्री के, और इतने सारे बच्चों के सिलेक्शंस हुए हैं स्टडी स्मार्ट की कम्युनिटी से। इतने सारे रोज़ मुझे मेल्स आते हैं, फेसबुक पे लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ना सिर्फ एग्ज़ाम आपका बैंक वाले जो है इनमें, बल्कि और भी आपके स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे लोगों के सिलेक्शंस हुए हैं। तो अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं सही में तो आपका भी सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, जैसे अभी मैं कुछ दिनों से पढ़ रहा था कि लोग कमेंट करके मांग रहे हैं सर आरबीआई की आप वीडियो नहीं दे रहे हैं, आरबीआई की वीडियो नहीं दे रहे हैं। देखिए, आरबीआई की वीडियो कहीं स्पेशल से बनती नहीं है, वीडियोस सारी यही हैं, आपसे क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे। तो ऐसा कोई आरबीआई के लिए स्पेशल सा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आरबीआई में कुछ अलग सा पूछा जाएगा तो उसकी वीडियो बनाएंगे। जब आरबीआई में भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो आईबीपीएस पीओ में आता है, जो क्लर्क में आता है, वैसा ही आपका कुछ लेवल है। तो यहाँ पे आपके लिए स्पेशल वीडियो की जरूरत नहीं है। जितनी वीडियोस मैंने आपको दी हुई हैं आप सारे के सारे वो देख डालिए, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम 15 दिन की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा अनुमान है, ये अनुमान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आईबीपीएस वाले इस बार बहुत ज़्यादा पैटर्न में चेंजेस ला रहे हैं। हर एक एग्जाम के साथ आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो इस बार हम देखते हैं ये आपका एग्जाम कैसे होगा। कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आना ही है। जैसे अभी हमारा क्या हुआ था, आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था प्री का, तो आईबीपीएस क्लर्क प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपके क्या 3 सेक्शन पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए मैंने इजीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिखे। आपका एक तो आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा आया था क्लोज टेस्ट और तीसरा आया था स्पॉटिंग एरर। बस 3 ही चीजें पूछी गई थी, ना तो पैराजम्बल आया था, ना तो डबल फिलर्स आए थे, और कुछ नहीं। और तीनों कितने के थे, 10-10 नंबर के आपके पूछ लिए गए थे। बस 3 सेक्शंस आपसे यहाँ से पूछे गए थे, 3 टॉपिक 10-10 नंबर में आप करिए और आपका ये टेस्ट खत्म हो जाता था इंग्लिश लैंग्वेज वाला। लेकिन हम यहाँ पे आरबीआई की अगर बात करें तो अगर ये सेम पैटर्न फॉलो होता है तो आपको ये ध्यान में रखना है, भूल कर भी ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क में अगर पैराजम्बल नहीं आया तो इसमें भी आपका पैराजम्बल आने के चांसेस नहीं हैं। हम
मान के चलते हैं कि आ भी जाएगा तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी दिए हुए हैं आपको। एक दो दिन में मैं इसके ऊपर और भी आपको वीडियोस दे दूंगा, कुछ नए वीडियोस आपको पैराजम्बल्स पे दूंगा, जिससे आपको थोड़ा और हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि प्री क्लियर करना ही सिर्फ आपका मकसद नहीं होता है, प्री के साथ साथ आपको मेंस भी क्लियर करना होगा। तो उसकी तैयारी आप उसके बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको 14 से 15 दिन का टाइम ही मिलेगा प्री के बाद। तो आप क्या करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये आपके ईजी टू मॉडरेट लेवल के रहते हैं, बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं रहते हैं ना, तो एकदम आसान से रहते हैं, किसी ना किसी आपके स्टोरी बेस्ड होंगे। तो इनमें से आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ी सी भी पकड़ रखते हैं तो, ठीक है। मतलब 10 क्वेश्चंस में से कम 5 से 6 क्वेश्चंस तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा कि इंग्लिश के सेक्शन में जब आप जाइए तो सबसे लास्ट में आप इसे करिएगा, सबसे लास्ट में, सबसे पहले नहीं, वरना समय बहुत लेता है ये, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको मिलता है तो क्लोज टेस्ट करिए, 10 के 10 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं, बहुत ही आपका ईजी लेवल का आएगा, या तो मॉडरेट लेवल का भी होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे इसे क्लोज टेस्ट को। 10 में से 10 तो नहीं, 9 नंबर तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाएं स्पॉटिंग एरर्स पे, तो यहाँ पे आपके अगर 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो 10 में से आप आसानी से 8 या मैं कह लूँ 7, अगर आपका कमज़ोर है थोड़ा सा तो 6 या 7 क्वेश्चंस कर पाएंगे। फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो इसको कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि प्री का एग्जाम है और दूसरा इसका लेवल भी क्या है, असिस्टेंट लेवल का एग्जाम है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ बार बार नहीं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से आप कुछ करके ही नहीं है। क्यों टफ नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, कॉम्पिटिशन को और ये बढ़ाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे, सैलरी पैकेज अच्छा है, जॉब की प्रोफाइल अच्छी है, सभी लोग चाहते हैं आरबीआई की नौकरी करना, तो बहुत ज़्यादा इस पर अटेम्प्ट करेंगे लोग। तो आपको भी मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, कट ऑफ भूल जाइए। आपका अगर 100 नंबर का पेपर है तो आप 100 नंबर कट ऑफ लेके चलिए, 100 में 100 मुझे लाना है, तब आप अच्छे से पेपर करके आएंगे, ठीक है। तो ये अगर 3 सेक्शंस आते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपका पैरा जंबल और डबल फिलर्स भी इसमें ऐड होता है, जैसा कि पिछले साल इसमें फुल लेंथ का पेपर था तो आया था, तो आपके यहाँ से नंबर्स कटते हैं, कहाँ से, स्पॉटिंग एरर से नंबर कट जाते हैं, और आपके क्लोज टेस्ट से भी नंबर आपके कटते हैं, क्योंकि आपका टोटल ये जो पेपर होगा वो तो 30 नंबर का ही होगा। तो क्लोज टेस्ट को भी 5 नंबर का बना सकते हैं, पैरा जंबल को 5 नंबर का बना सकते हैं, स्पॉटिंग एरर को 5 नंबर का, और इसको भी 5 नंबर का। तो ये आपका 20 नंबर का हो जाएगा और ये 10 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह आपका पेपर का पैटर्न बन सकता है, तो इसको ध्यान में रख के आपको चलना है, वरना मेंस में तो आपको ये पैटर्न देखने को पूरा का पूरा फुल फॉर्म में मिलेगा ही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, स्पॉटिंग एरर, डबल फिलर। तो अभी 15 दिनों में आप करेंगे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करिए। मैं तो अभी वीडियोस आपको दे ही रहा हूँ स्पॉटिंग एरर्स के ऊपर, कोशिश कर रहा हूँ कि हर दूसरे दिन आपको एक वीडियो दे दूँ, जिसमें आपके 15 के सेट में आपको दे रहा हूँ क्वेश्चंस की। तो इसको भी आप कर लेते हैं तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी जो आप एग्जाम देंगे उसमें, ठीक है। इसी तरह क्लोज टेस्ट को भी आप सॉल्व करिए, रोज आप कोशिश करिए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता है, रोज केवल 2 क्लोज टेस्ट आप सॉल्व कर लीजिए अपने एग्जाम तक, ठीक है। 2 क्लोज टेस्ट, ये मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कम से कम 2 सॉल्व करते रहिए। एक तो क्या होगा कि आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है, और दूसरा सोचने समझने की क्षमता में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह आप कर सकते हैं अपने दिन भर के टाइम में, अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हैं, केवल पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ऐसे स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। स्पॉटिंग एरर्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, इसको आप घंटे के हिसाब से लेकर चल सकते हैं कि आपको 1 घंटे केवल स्पॉटिंग एरर्स को ही देना है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए उतने करिए। और ध्यान रखिए, फिर से बोल रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन को करिए तो एक क्वेश्चन करने के बाद फिर से आंसर को नहीं देखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करिए, फिर से आंसर को नहीं देखिए। आप एक सेट बना लीजिए कि 15 या 20 क्वेश्चन का एक सेट बनाइए, पहले उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए 15-20 क्वेश्चन जो हैं, फिर सबसे लास्ट में फिर आंसर को चेक करिए, और फिर ये देखिए कि हाँ आपने ये गलती की थी, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलती आपसे हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। समझ रहे हैं, ऐसे ही करना होगा आपको, ओके। तो ये तो हुई आपकी बात इंग्लिश की, ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही होती है, इंग्लिश कैसे निकल जाए, ठीक है। फिर बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो यहाँ पे आपका एक फिक्स पैटर्न होता है, इस बार भी यही रहेगा आपका कि नंबर सीरीज आएगी, अप्रॉक्सीमेशंस आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन और वर्ड प्रॉब्लम। नंबर सीरीज में क्या है कि आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, आप 5 के 5 कर सकते हैं, 5 आउट ऑफ 5। बहुत आपके बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होंगे, बहुत इजी भी नहीं होंगे, लेकिन आप कर पाएंगे 5 के 5। नंबर सीरीज के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोज़ हैं, 5 से 6 वीडियोज़ तो शायद हो गए हैं। अभी जो आपके एग्जाम हुए हैं, जैसे IBPS PO प्री मेंस हो गया है, क्लर्क का प्री हो गया है, तो इस तरह के जो बीच बीच में जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, जैसे RRB PO का भी हुआ है, क्लर्क का भी हुआ, तो इनमें जो भी क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज के हैं सारे के सारे मैंने उन पर वीडियोज़ बनाए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मुझे तो लगता है अगर आप इतने वीडियोज़ ही देख लेते हैं तो 5 आउट ऑफ 5 नंबर सीरीज का आपका कहीं नहीं गया है, ठीक है।
फिर बात करते हैं अप्रॉक्सीमेशंस की। तो ये आपका असिस्टेंट लेवल का पेपर है, तो अप्रॉक्सीमेशंस या सिंप्लीफिकेशन कहें, कुछ भी आप कह लीजिए, उसमें से आपके 5 नंबर आएंगे और 5 आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान आपके लिए होंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो आपके 2 आपके सेट आ सकते, डेटा इंटरप्रिटेशन के 5-5 नंबर के आपके सेट होंगे, तो ध्यान से करेंगे तो आप कर पाएंगे। 10 नंबर में से आप 8 नंबर के क्वेश्चंस तो इजीली कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा टफ ये आपका आएगा नहीं, मॉडरेट लेवल का आपका होता है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, क्या हो सकता है, कैलकुलेटिव ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेटिव हो सकता है, टफ नहीं होगा। टफ और कैलकुलेटिव में अंतर होता है। कैलकुलेटिव का मतलब आपको पता होता है कि आंसर कैसे आएगा और क्या आपको करना है, ठीक है, तो उसमें बस आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। टफ का मतलब क्या होता है, जब आपको एक ही क्वेश्चन को 4 बार पढ़ना पड़े, फिर क्वेश्चन समझ में आए, फिर आप आंसर निकालें, तो वो उसको कहते हैं टफ लेवल। तो ये कैलकुलेटिव आपका हो सकता है। फिर बात करें वर्ड प्रॉब्लम की, तो वर्ड प्रॉब्लम इसमें आपकी आती है जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, SICI हो गया। SICI से एक क्वेश्चन तो पक्का है, टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का होता है। और ध्यान रखिए, पिछली बार इसमें ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ज्योमेट्री को भी थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत आसान होता है इनको करना, ठीक है। और ज्योमेट्री के ऊपर मैंने जो हमारा दूसरा चैनल है स्टडी स्मार्ट SSC नाम से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम की, जिसमें मैं एडवांस मैथ की वीडियोस दे रहा हूं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस खत्म हो चुकी हैं, पूरी दे दिया है। अब मैं उस पर ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला हूं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ज्योमेट्री की जो वीडियोस मैं दूंगा, अगर उस समय तक पूरे खत्म हो जाएंगे तो उससे बाहर आपका कहीं से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो 1 से 2 क्वेश्चन बहुत आसान होगा और आसानी से और कम समय में आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके वर्ड प्रॉब्लम मिला करके 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं। वर्ड प्रॉब्लम कोई एक सेक्शन नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे सेक्शंस आपके मिल जाते हैं। एक नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका मॉडरेट लेवल का हो सकता है, और यहाँ पे आपका स्कोर जो होगा वो आपको औरों से आगे ले जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नंबर सीरीज सब कर लेंगे, अप्रॉक्स सब का मतलब क्या, जो सीरियस लोग हैं, वो जो केवल ये देखने के लिए जा रहे हैं कि हाँ कैसे एग्जाम होता है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। सबका मतलब जो सीरियस लोग हैं वो, तो नंबर सीरीज आपका हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन भी लोगों का हो जाता है। मेन आपका फंसेगा क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें कैलकुलेशन जिसकी तेज होगी वो कर पाएगा, इसको बहुत अच्छे से 10 के 10 नंबर भी पा सकता है। तो कैलकुलेशन तेज करने के लिए कुछ तरीके तो मैंने भी सुझाए हुए हैं आपको स्पीड मैथ की वीडियोस दे करके, तो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी मैंने 12 से 13 वीडियोस आपको दे रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम के भी बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, सब पे वीडियोस दिए हुए हैं, इनको भी देख सकते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क एकदम कर सकते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस कर सकते हैं, तो ये सारे वीडियोस देख करके तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस आपकी तरफ से काम है कि आपको इन सबको मैनेज करना है, अपने दिन भर के शेड्यूल में कैसे आपको पढ़ना है। ध्यान रखिए, आप कभी भी घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं करिए, आप हमेशा टॉपिक के हिसाब से पढ़िए कि आज मुझे नंबर सीरीज का ये खत्म कर लेना है, इतने क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेशन से इतने क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन से इतने क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम रीजनिंग में चलते हैं। रीजनिंग में आपके क्या है, इनइक्वालिटीज आपको 5 नंबर की मिलेगी, सिंपल होगी एकदम, स्टेटमेंट जैसे आपके लिखे आते हैं सिंपल वैसे होंगे। 5 नंबर आपके फ्री के हो जाते हैं अगर आपने मेरी वीडियोस देखे हैं, और वो भी 5 नंबर आपको मिल जाएंगे बहुत ही कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट लगेगा, 5 नंबर आप इजिली कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज पे भी वीडियोज़ मैंने दी, इनको अगर आप देख लेते हैं तो ये भी आपके पूरे खत्म हो जाएंगे, 5 नंबर आपको एकदम फ्री के मिल जाते हैं। तो इन दोनों सेक्शन में देखिए, आपको ये इनइक्वालिटी और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मेन प्रॉब्लम होगी कहाँ पे, अगर सिलॉजिज्म आपका आता है, तो सिलॉजिज्म अगर आएगा भी तो आपका इजी लेवल का होता है, कोई भी कठिन नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि अभी सिलॉजिज्म आपका आया नहीं है, ठीक है। अभी जैसे क्लर्क की बात करें तो उसमें भी आपका नहीं पूछा गया था, पीओ में पूछा गया था, मेंस में तो थोड़ा सा उल्टा पूछा गया था, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करना है, जो मेंस का आया था उसकी वीडियो मैंने दी हुई, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो आसान था वो भी। तो अगर बात करते हैं तो सिलॉजिज्म के आने के चांसेस कम हैं, लेकिन आ जाएगा तो भी बहुत ज़्यादा टफ ये होने वाला नहीं है। मेन जो यहाँ पे है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपका एक सर्कुलर आएगा और 2 लीनियर आएगा, ठीक है। फिक्स पैटर्न होता है इसका, एक सर्कुलर 2 लीनियर आपका आता है। और मिसलेनियस से जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन वगैरह हो गया, उससे आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। मेन जो आपको आगे ले जाएगा वो ये वाला सेक्शन होता है, जो औरों से आगे ले जाएगा। देखिए इनइक्वालिटी सब कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट में भी आप 1 से 2 सेट अगर एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तीनों आप क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के क्वेश्चन तो सारे लोग कर लेते हैं, कोई भी
प्रॉब्लम नहीं होती। मेन जो होता है वो पजल होता है। यहाँ पे पजल आपसे पूछा जा सकता है 10 नंबर में, 2 सेट आपके पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका फ्लोर वाला आता है जिसमें अरेंज करना होता है लोगों को, और पैरामीटर के साथ भी आ सकता है और हो सकता है ना भी दें, ठीक है। और एक आपका हो सकता है जैसे हम वेट वाला देखते हैं, किसका वजन किससे ज़्यादा है या हाइट के हिसाब से अरेंज करना होता है, तो उसमें रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग में अगर आ जाए तो वहाँ से एक क्वेश्चन आपका बना सकते हैं ये। तो आपके पजल के 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि 10 आपको सिटिंग अरेंजमेंट से दे और पजल से 5 नंबर के सेट और बढ़ा दें। तो इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। पजल पे जिसका कमांड है, कमांड का मतलब क्या है कि इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ही तेज आपका दिमाग विकसित हो जाता है इनको सॉल्व करने में। तो इसमें जिसने स्कोर किया होगा पजल में, अगर ये 10 नंबर के हैं तो इसमें जिसने स्कोर किया होगा 10 के 10 नंबर, वो औरों से जाहिर सी बात है आगे ही जाएगा, क्योंकि सब लोग ये कर लेंगे, बस पजल में ही आके सब अटकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, इन 15 दिनों में आप पजल के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे आपको टफ क्वेश्चंस भी आए तो बहुत आसान होगा उनको समझना, उनको अरेंज करना, ठीक है। और ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे जो पजल्स के क्वेश्चंस होते हैं वो। तो अगर देखा जाए कि यहाँ पे सिलेक्टिंग फैक्टर कौन सा होता है, तो ऑलवेज ये रीजनिंग में से ही होता है, क्योंकि इसी में से आपके घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को करते हुए भी ना चलें और बहुत ज़्यादा छोड़ते हुए भी ना चलें, एक सेफ स्कोर अगर आप बैलेंस करके रखते हैं तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। मतलब इंग्लिश से कुछ लोग जब पहले से ही डर जाते हैं ना, तो उनका जो आसान क्वेश्चन भी रहता है वो नहीं कर पाते हैं। तो इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आएगा क्वेश्चन वही जो आपके लेवल का होगा, ठीक है, तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये तो आपका पूरा मैंने बता दिया टॉपिक वाइज आपको क्या 15 दिनों में पढ़ना चाहिए, और इसको आप डिवाइड करके रख लीजिए कैसे आपको करना है। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों का IBPS क्लर्क का जो प्री पेपर है वो क्लियर हो चुका है, वो मेंस की तैयारी पे भी ज़्यादा ध्यान दें अपने, मतलब उन लोगों ने हो सकता है RBI का पेपर भरा होगा, तो उसमें करना आपको कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। सारे के सारे टॉपिक आपके प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, तो ऐसा आपको स्पेसिफिक तैयारी नहीं करनी है। बस आपको थोड़ा सा लेबर ज़्यादा करना होगा, मतलब अपने पढ़ने के घंटों को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हो। और जिनका तो क्लर्क प्री है उनके लिए तो गोल्डन चांस है, केवल आपको मेंस क्लियर करना है, इंटरव्यू जैसी चीज़ तो है नहीं इस बार, तो आप आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। बाकी पूरी दुनिया को भूल जाइए, जिनका सिलेक्शन हो गया है मेंस के ऊपर बस ध्यान दीजिए, क्योंकि और कोई भी आपके पास सामने अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो वेट कर सकते। कुछ लोग कह रहे थे कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी वेट कर सकती हैं ज़िंदगी में। पार्ट टाइम जॉब आज आप छोड़ देंगे, कल को फिर से मिल जानी है कोई ना कोई। आपका ग्रेजुएशन का पेपर है तो उसमें बैक पेपर का भी प्रावधान होता है, तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी एक बार जाएगी तो आपको पूरे साल वेट करना होगा, और 1 साल के बाद क्या होगा हम सबको नहीं पता होता है। और यहाँ से अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सोचिए आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आप मेंस में सेलेक्ट होने के बाद सीधे आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो इतनी मेरी छोटी सी सजेशन है, अगर आपको सही लगे तो इसको मान सकते हैं, वरना आप तो अपने विचारों के प्रति स्वतंत्र हैं ही। मेरा काम है बताना, अगर आप समझ जाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये तो थी 15 दिन की स्ट्रेटजी, आपको समझ में आई होगी, इसको आप फॉलो करिए, देखिए कुछ ना कुछ आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। और हताश ना होए जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं आगे। बस जिस दिन आपने खुद से हार मान ली तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। अभी तो आप लड़ रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको दुख हो रहा है, लेकिन जिस दिन आपने ट्राई करना ही छोड़ दिया तो उस दिन आप सिलेक्शन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो ट्राई करते रहिए, अगर आप सच्चे दिल से या सही मेहनत से और सही दिशा में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा, वो कहीं भी भागेगा नहीं। जो कुर्सी आपके लिए बनी है उसमें चाहे आप ऑल ओवर इंडिया एक पोस्ट ही क्यों नहीं होगी, उस कुर्सी पे आपको ही बैठना है, इतनी बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन औरों से और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।